Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic towards civil disobedience movement of class 10th history chapter number 2. So इस सेक्शन में हम जानेंगे कि क्या-क्या इवेंट्स हुए और जिसकी वजह से हम धीरे-धीरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ जाने लग गए। हमने पहले ही ये देखा था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हुई थी तो गांधी जी ने बोला था कि हम इसको स्टेजेस में करेंगे। तो पहले स्टेज में ये होगा कि जो जितने भी लोगों के पास टाइटल्स वगैरह हैं, जिनके पास कोई उपाधि है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो उन्हें मिली है, उनको लोग त्यागेंगे। उसके साथ-साथ जो स्कूलों में बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देंगे, टीचर्स जो हैं वो रिज़ाइन कर देंगे, ये सारी चीज़ें थी। सेकंड उन्होंने बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा जो है हम पे प्रेशर बनाया जाता है और काम मतलब हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है छेड़ देंगे। तो ये चीज़ हमने मतलब जो शुरू की बातें हैं कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, मिडिल क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, जो टाइटल्स वगैरह थे वो छोड़े गए, लोगों ने स्कूल छोड़ दिए और लॉयर्स ने अपने जो कोर्ट्स हैं वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस किस तरीके से मतलब वो पिक्चर में आया। सो 1922 फरवरी में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने की सोची, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी जगहों पे वायलेंस जो है वो देखने मिल रहा है और जो सत्याग्रही हैं मतलब जो लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं उन्हें अभी प्रॉपरली ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक बहुत बड़ा जो मास स्ट्रगल है उसको लॉन्च किया जा सके। मतलब कि अभी गांधी जी को ये लग रहा था कि हमारे लोग पूरे तरीके से रेडी नहीं हैं नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए, क्योंकि अभी भी लोग दंगे कर रहे हैं, वायलेंस जो है वो देखने मिल रहा था। इसीलिए वो सोच रहे थे कि पहले प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए इन लोगों की, उसके बाद मास स्ट्रगल हो, मतलब बहुत बड़े लेवल में फिर लोग जो हैं वो स्ट्रगल के लिए आ सकते हैं अगर एक बार सही से ट्रेनिंग हो गई। अब कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग जो हैं वो थक चुके थे एक तरीके से इस मास स्ट्रगल से, मतलब अभी भी तो मास स्ट्रगल हो ही रहा था पर जो मास स्ट्रगल था उसमें वायलेंस देखने मिल रहा था, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दी थी। तो कांग्रेस के अंदर के जो लोग हैं वो एक तरीके से थक गए थे इस तरीके की लड़ाई को लड़ते लड़ते। अब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में और इसके तहत इलेक्शंस होने वाले थे, प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस होने वाले थे। तो कुछ लीडर्स थे कांग्रेस के, वो ये चाह रहे थे कि उन्हें प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर हम बात करें गांधी जी की तो उनके मुताबिक जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसके मुताबिक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना था। तो एक तरीके से अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि कांग्रेस का कुछ हिस्सा ऐसा था जो चाह रहा था कि वो इलेक्शंस में लड़े, बट बाद में एक समझौते के तहत ये हो गया कि चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने रोक दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं अब वो चाह रहे हैं कि अब हम इलेक्शंस में लड़े। सो दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। तो जो लोग इलेक्शंस में लड़ना चाह रहे थे उनका कहना क्या था, क्यों लड़ना चाहिए इलेक्शंस में। वो ये कह रहे थे कि ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंसिल में जाके मतलब कि गवर्नमेंट का पार्ट बन के अपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं ये कौन बना रहे हैं, जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, ठीक है, या अलग अलग प्रोविंसेस में जो लोग बैठे हैं वो इन कानूनों को बना रहे हैं। तो ये जो लीडर्स थे उनका ये मानना था कि अगर एक बार हम प्रोविंशियल काउंसिल हो गया या जो मेन इलेक्शंस हैं, कुछ भी इलेक्शंस हो गए, अगर हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मौका मिलेगा गवर्नमेंट का पार्ट बनने का। और जब हम गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे तो हम कहीं ना कहीं इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अफेक्ट कर पाएंगे, उनको अपोज कर पाएंगे कि अगर ब्रिटिशर्स कोई ऐसी पॉलिसी लाने वाले होंगे जो कि इंडियंस के लिए बहुत बेकार है तो हम काउंसिल का पार्ट होने की वजह से अपोजिशन दिखा पाएंगे और हमारे पास कुछ पावर होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि हमें अगर कोई भी रिफॉर्म लाना है तो उसके लिए हमें काउंसिल का पार्ट होना ज़रूरी है। तो अगर हम इलेक्शंस लड़ेंगे, काउंसिल का पार्ट बनेंगे तो हम रिफॉर्म के लिए बात कर पाएंगे, बदलाव के लिए हम लड़ पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो काउंसिल्स हैं मतलब एक तरीके से ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई काउंसिल्स हैं, अगर उसमें इंडियंस भी रहेंगे तो ओवरऑल उन काउंसिल्स को, उन ब्रिटिशर्स को ये बता पाएंगे कि पूरे तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब ये जो काउंसिल्स बनी हैं उनमें प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही है।
प्रोविंशियल काउंसिल्स मतलब जैसे अगर हमारा एक तो नेशनल लेवल का इलेक्शन होता है, एक होते हैं स्टेट लेवल के इलेक्शंस। तो ये प्रोविंशियल काउंसिल्स वही हैं कि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जो लीडर्स थे जो इलेक्शंस लड़ना चाह रहे थे, उनका ये मानना था कि अगर हम गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे तो हम ब्रिटिशर्स का ज़्यादा बेहतर तरीके से अपोज कर पाएंगे, और उनको ये जो ब्रिटिशर्स है उन्हें ये बता पाएंगे कि तुम लोग बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से काम कर रहे हो। Now, C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. सो ये जो लीडर्स थे जो कि इलेक्शंस लड़ना चाह रहे थे, उनमें से दो मेन लीडर थे, C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, कि कांग्रेस है और कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बन गई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी किस लिए बनाई गई थी, ताकि वापस से इलेक्शंस में लौटा जा सके, वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स जो है उसमें पार्ट लिया जा सके। तो बेसिकली इलेक्शंस में लड़ने के लिए ये स्वराज पार्टी बनाई थी। बट जो छोटे लीडर्स थे, जो थोड़े जवान थे, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थोड़े बड़े थे एज में, राइट। तो इन लोगों का मानना था कि इलेक्शंस में लड़ना चाहिए। बट वहीं जो थोड़े कम उम्र के लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उस टाइम पे ये कम उम्र के थे, तो ये लोगों का क्या मानना था कि हमें इस तरीके से इलेक्शंस नहीं लड़ने चाहिए, बल्कि हमें और ज़्यादा रेडिकल मास एजिटेशन करना चाहिए, मतलब और ज़्यादा बड़े लेवल पे हमें अपोजिशन करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके ब्रिटिशर्स का अपोज करना है और फुल इंडिपेंडेंस की बात करनी है, पूर्ण स्वराज की बात करनी है। In a situation of internal debate and dissensions, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमें ब्रिटिश के अपोजिशन में जो कांग्रेस लड़ रही थी उसके दो पार्ट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि कांग्रेस के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी इलेक्शंस में नहीं जाना है, बल्कि हमें और बड़े लेवल पे लड़ाई लड़नी है और फुल इंडिपेंडेंस की बात करनी है। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्या कह रहे थे कि हमें इलेक्शंस में लड़ना चाहिए। तो एक तरीके से इंटरनल डिबेट था, पार्टी के अंदर ही डिबेट हो रहा था, कुछ लोग कुछ बात कर रहे थे और कुछ लोग दूसरी बात कर रहे थे। अब 1920s के एंड तक क्या हुआ कि इंडियन पॉलिटिक्स को दो मेन फैक्टर्स ने शेप दी। मतलब कि इंडिया की उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स थी वो दो बड़े कारणों से अफेक्ट हुई। पहला था कि जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था उससे अफेक्ट हुई। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक जो डिप्रेशन हुआ, मतलब कि पूरे दुनिया भर में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो हैं वो कम होने लग गए। 1926 से कम होना शुरू हुए और 1930 तक तो बहुत ज़्यादा कम हुए। एग्रीकल्चरल प्राइसेस मतलब कि मान लो किसान जो है वो कोई फसल उगा रहा है और उस फसल को बेच रहा है, तो अब पहले मान लो उसको 100 रुपए मिलते थे अपनी फसल के लिए, अब उसको मान लो सिर्फ 20 रुपए मिल रहे हैं। तो जिस प्राइस पे वो अपना सामान बेच रहा है, अपना प्रोडक्शन बेच रहा है, अब वो बहुत कम हो चुका है, बहुत कम पैसे किसान को अब अपने प्रोडक्शन के लिए मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइस कम हो चुके थे कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो सामान है, अनाज है, प्रोडक्शन है, उसको वो प्रॉपर प्राइसेस पे नहीं बेच पा रहे थे। मंदी होने की वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो गई थी। मतलब कि अब बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल गुड्स को नहीं खरीदना चाहते थे, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गए थे। मतलब कि हमारे देश से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाते थे अब वो भी कम हो गए थे, क्योंकि दूसरे देशों में लोग अब ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, तो हम नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो पेजेंट्स को अपने, मतलब जो किसान है उनको अपना हार्वेस्ट, अपनी प्रोडक्शन बेचने में बहुत दिक्कत आई, और इतना पैसा भी वो नहीं कमा पाए कि वो टैक्सेस को पे कर सकें, ठीक है। मतलब बहुत कम इनकम हुई उनकी। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, और 1930 आते आते इंडिया में जो कंट्री साइड है, जो गांव वाले इलाके हैं, उनमें पूरी उथल पुथल आ रखी थी, कुछ भी सही नहीं था। और ये सारी चीजें जो हैं ग्रेट डिप्रेशन की वजह से हो रही थी। तो पहला ये इकोनॉमिक डिप्रेशन था जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा था। दूसरा जो फैक्टर था जिसने कि 1920s के टाइम पे इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया, वो थी साइमन कमीशन। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रही थी, एक बड़ा रूप ले रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। सो हुआ क्या था, उस टाइम पे ब्रिटिश में जो टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी मतलब कि
उनकी एक पार्टी थी कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी, उसको टोरी गवर्नमेंट बोलते थे। तो टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक स्टैचुरी कमीशन जो है वो सेटअप की सर जॉन साइमन के अंडर। मतलब कि इस कमीशन का हेड कौन था, जॉन साइमन। ये कमीशन क्यों सेटअप की गई थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए। सो द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ये जो कमीशन थी इसका काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में कैसा चल रहा है उसको देखना है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस सजेस्ट करने हैं। ये साइमन कमीशन का काम था। बट प्रॉब्लम क्या थी साइमन कमीशन के साथ, प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरी साइमन कमीशन में, इस साइमन कमीशन को मेनली किस लिए बनाया गया था, इंडिया के फंक्शनिंग को देखने के लिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा चल रहा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने जो भी सिस्टम बना रखा था उसमें कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने, ये सारी चीजें देखने के लिए इस कमीशन को सेटअप किया गया था। और इस पूरे कमीशन में एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। मतलब कि तुम इंडियंस के लिए इस कमीशन को बना रहे हो, इंडिया कैसे चलेगा उसके लिए तुम इस कमीशन को बना रहे हो, और उसमें एक सिंगल इंडियन मेंबर भी नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए कि तुम हमारे लिए ही किसी कमीशन को बना रहे हो, हम पे कैसे रूल करना है, तुम वो सारी चीजें कर रहे हो और तुम हम ही से नहीं पूछ रहे। So when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." तो जब साइमन कमीशन 1928 में आई तो जो साइमन कमीशन है उसका स्वागत किया गया "गो बैक साइमन" के स्लोगन के साथ, कि बोला गया वापस जाओ। All parties including Congress and the Muslim League participated in the demonstrations. ये जितनी भी मतलब हमारे उस टाइम पे मेन पार्टीज थी, कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, इन सब ने साइमन कमीशन के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे। अब जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा, उस टाइम के जो विसरॉय थे लॉर्ड आयरविन, उन्होंने जब ये देखा कि इस तरीके से साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा अपोजिशन हो रहा है, तो लोगों का एक तरीके से ये आक्रोश कम करने के लिए, उनका फेवर पाने के लिए, लॉर्ड आयरविन ने क्या अनाउंस किया कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हैं। सो अक्टूबर 1929 की ये बात है जब इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो लोग हैं वो अपोजिशन कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो जो विसरॉय थे उस टाइम के, उन्होंने ये कहा, और ये जो ऑफर था डोमिनियन स्टेटस का, ये बड़ा ही वेग सा था, मतलब कि कुछ क्लियर नहीं था, बस यूं ही जल्दीबाजी में बिना कुछ चीज़ें क्लियर किए बस एक बात कह दी लॉर्ड आयरविन ने कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे सकते हैं फ्यूचर में। कोई भी स्पेसिफाई फ्यूचर डेट नहीं बताई कि कब देंगे, कैसे देंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोल दिया कि हाँ इंडिया को डोमिनियन स्टेटस जो है फ्यूचर में दिया जा सकता है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेटअप की गई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए। मतलब इंडिया का आगे क्या होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो सब करने के लिए, कि अगर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा तो इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है, तो जो मतलब नए इंडिया के लिए होगा। इस तरीके से फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है, तो उस सब के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेटअप की। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। अब भले ही आरविन ने तो अपनी तरफ से बहुत मतलब बड़ा काम कर दिया कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है बेसिकली, कि मान लो हमारा देश है, इस हमारे देश में जो रूल है, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हम ही चलाएंगे, इंडियंस ही चलाएंगे, अपने तरीके से सारा काम करेंगे। पर फिर भी हमारे ऊपर जो ब्रिटेन की क्वीन है, ब्रिटेन का किंग है, उसका एक तरीके से हम नाम लिखेंगे। हम ये मानेंगे कि हम ब्रिटेन के किंग या क्वीन के अंडर हैं, काम सारा हम खुद करेंगे, गवर्नमेंट हम खुद चलाएंगे, जितने भी इस इंडिया में गवर्नमेंट होगी वो हमारी होगी, इंडियंस होंगे, सब अपने तरीके से काम करेंगे, बट नाम ये हो जाएगा कि ये ब्रिटेन के अंडर हो रहा है, डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है। तो ये था बेसिकली डोमिनियन स्टेटस का मतलब। बट हमारे यहाँ के जो कांग्रेस लीडर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, कोई डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं, हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस डोमिनियन स्टेटस के ऑफर से खुश नहीं थे। The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive. Radicals मतलब कि जो मतलब बहुत बड़े लेवल पे चेंज चाहते हैं, जो एक तरीके से गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं, या यूं कहें जो थोड़े बहुत मतलब थोड़े ज्यादा एग्रेसिव टाइप थे, कि जो अपनी बात पे ज्यादा टिके हुए थे और
ये समझौता करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ तैयार नहीं थे। तो ये जो रेडिकल्स थे, मतलब एक ऐसा ग्रुप था जो एकदम चाहता ही था कि इंडिया को पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये जो पार्ट है कांग्रेस का, ये लीड हो रहा था जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इन्होंने बोला कि ये कुछ भी सही नहीं है, डोमिनियन स्टेटस वगैरह में नहीं चाहिए, और ये अपनी बात को रखने के लिए और ज्यादा असर्टिव हो गए और ज्यादा जोर देने लग गए कि हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस चाहिए। वहीं कांग्रेस के जो लिबरल्स एंड मॉडरेट्स थे, मतलब जो थोड़ा सा समझौता करने को तैयार थे कि ठीक है डोमिनियन स्टेटस वगैरह, या मतलब जो बहुत बुरे तरीके से इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे यूं कहें, तो ऐसे लोग जो हैं, ये लोग क्या कह रहे थे कि ठीक है ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसे लोग, ऐसे लिबरल्स एंड मॉडरेट्स जो हैं, धीरे धीरे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया, इनका दबदबा कम होने लग गया। मतलब दबदबा किसका है? रेडिकल्स का ज्यादा हो रहा था। ऐसे लोग जो कि कह रहे थे हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, प्रॉपर इंडिपेंडेंस। सो दिसंबर 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ, लाहौर सेशन, ठीक है। और यहाँ पे इस लाहौर सेशन को कौन लीड कर रहा था, कौन इसका प्रेसिडेंट था? जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, मतलब कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग सारे मिलके, और जितने भी इंडियंस हैं वो मिलके इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, और उस टाइम पे हम एक तरीके से प्लेज लेंगे कि हम अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे। सो ये हुआ था कांग्रेस के लाहौर सेशन के टाइम पे, जो कि जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और 26 जनवरी 1930 को हम शपथ लेंगे कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1930 ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, तो वो जो 26 जनवरी की डेट है वो यहीं से आई है। ये जो 26 जनवरी है, इसी की वजह से आज हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। हुआ क्या था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक तरीके से 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। मतलब प्रॉपर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। बट उसको इम्प्लीमेंट उस दिन नहीं किया। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने वेट किया 26 जनवरी आने का। और 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि लाहौर सेशन के टाइम पे सबसे पहले पूर्ण स्वराज के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था, और उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930, मतलब कि इस 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, ठीक है, और हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, राइट। इसीलिए इंडिपेंडेंस तो हमें पहले मिल गई थी, हमें 15 अगस्त 1947 में ही इंडिपेंडेंस मिल गई थी। बट उस टाइम तक हमारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है बाद में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है वो 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ है। मतलब पूर्ण तरीके से हम आज़ाद कब हुए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950, ताकि ये जो डेट है 26 जनवरी, इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये ऐसी डेट थी जिस दिन हमने एक्चुअली पूर्ण स्वराज के लिए बात करी थी। अब भले ही नेहरू जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, बट बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस बात को लेकर अट्रैक्ट नहीं हुए थे। बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन इस बात ने गेन नहीं की थी। सो महात्मा गांधी को ये लगा कि अभी हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो कि ऐसा हो कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे फुल इंडिपेंडेंस के लिए। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि ये जो आइडिया है फ्रीडम का, इसे हमें लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं उनसे जोड़ना होगा। सो तभी लोग जो हैं इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, ताकि उनको ये फील हो सके कि उनकी जो डेली लाइफ की दिक्कतें हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी अगर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई। तो महात्मा गांधी जी जो हैं इसीलिए वो एक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करने लग गए जिससे कि सबको इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली मूवमेंट के साथ जोड़ा जा सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि
जो डेट जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर की थी 26 जनवरी 1930 को हम सारे लोग इकट्ठा होंगे, इंडिपेंडेंस डे जो है मनाएंगे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पूरे इवेंट को ज्वाइन नहीं किया था। तो हमें ये पता चला कि लोग अभी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेकर, इसीलिए उनको अभी और जगाने की ज़रूरत है और उन्हें इस मूवमेंट के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, राइट। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने एक नया तरीका ढूंढा जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जोड़ पाए।